बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 10 इंग्लिश के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे एक एक क्वेश्चंस के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं तो उनको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है और किस टाइप के एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में आते हैं, ग्रामर के रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक एक चीज बताऊंगी फर्स्टली एमसीक्यूज के हवाले से, ताकि आप 15 बाय 15 मार्क्स इजीली ले सकें। देन मैं बात करूंगी पैसेज राइटिंग के हवाले से और पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से कि उनके क्वेश्चंस को आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट आउट करना होता है। उसका एक मेथड बताऊंगी, अगर आप उस मेथड को फॉलो आउट करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आउट करोगे तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएंगे उसमें। देन मैं बात करूंगी जो आपके पास पोएम के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है, उसका भी प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद बात करेंगे लेटर राइटिंग के हवाले से, एप्लीकेशन राइटिंग के हवाले से, एसे राइटिंग के हवाले से कि इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है ताकि आप इसमें भी इजीली फुल मार्क्स ले सकें। उसके लास्ट में बात करेंगे हम ग्रामर राइटिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोगों ने कैसे सॉल्व आउट करना होता है। एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगी, इसलिए लाजमी इस वीडियो के एंड तक वॉच आउट करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और आपका ही इसी में फायदा है। तो अब स्टार्ट लेते हैं। फर्स्टली बात करेंगे एमसीक्यूज के हवाले से। टोटल आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। इन एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व आउट करेंगे, एक एक चीज बताऊंगी, इसलिए लाजमी एंड तक देखना है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की। एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस प्रोसेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। फर्स्टली आपने जो आपके पास स्टेटमेंट होती है एमसीक्यूज को, उसको फोकस के साथ रीड आउट करना है। अगर स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह रीड आउट कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। एमसीक्यूज नंबर 2 आपके पास है, ही फिनिश्ड द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली, व्हाट इज द एग्जैक्ट फ्रेज इन दिस सेंटेंस। इसका जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है डी, और डी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। ये वाले जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये थोड़े ग्रामर के रिलेटेड है और थोड़े जो आपके पास एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं जो उनमें आपके पास एमसीक्यूज होते हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। और ग्रामर के रिलेटेड अगर आपको कोई पीडीएफ स्कूल वालों ने भेजी हुई है तो उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, या आप हमसे भी मांग सकते हैं। हमारी अकेडमी में भी आपको नोट्स अवेलेबल है, तो वहां से भी आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगी। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 के हवाले से। एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास है, द स्टूडेंट नीड टू सबमिट एंड डैश टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी। अब जो के पास इस टाइप के एमसीक्यूज मोस्टली आ जाते हैं, टोटल आपके पास 2 एमसीक्यूज हो जाते हैं कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो एटलीस्ट आपके पास 2 एमसीक्यूज इसके रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो सोच समझ के फर्स्टली जितने भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनको आराम से रीड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ मूव आउट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द बेस्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है बी ऑप्शन, और बी वाली बबल को आप लोगों ने ध्यान से फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। एमसीक्यू नंबर 5 आप लोगों के पास है, बच्चों एट द एंड ऑफ द स्पीच द होल असेंबली गिव्स द स्पीकर ए स्टैंडिंग डैश, fill in the blank with suitable word from the given from the following options। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने ध्यान से फिल आउट कर देना है। एमसीक्यू नंबर 6 में मूव आउट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 आप लोगों के पास है, बच्चों इफ यू कैन डैश द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल देयर इज ऑफ कोर्स नो सब्स्टिट्यूट फॉर द विजिटिंग द कंट्री इटसेल्फ, चूज द सुटेबल करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ए अफोर्ड, और ए वाली बबल को आप लोगों ने ध्यान से सोच समझ के फिल आउट कर देना है। इस तरह की बबल्स आप लोगों के पास नहीं होती, जो आपके पास पैटर्न है उसी टाइप का आप लोगों के पास पेपर आएगा। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। आसान से एमसीक्यूज है, अगर आप स्टेटमेंट को रीड करो केयरफुली। एमसीक्यू नंबर 7 आपके पास है, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, चूज द सुटेबल ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है डी ऑफ, और ओ आपके पास जो उसकी बबल होगी उसको आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। आपके पास सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस। कोई भी सिंपल सेंटेंस जितने भी आपके पास ऑप्शन है इनमें क्या है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। जो भी सिंपल सेंटेंस है उसमें आप लोग को लग रहा है जस्ट आपने वाला फिल आउट करना होता है। इसी टाइप के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, जस्ट आपके पास क्या हो जाती है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है और आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन जो आपके पास एमसीक्यूज होते हैं वो इसी टाइप्स के होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 आपके पास है, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशन। इसके बाद जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है डी एट, इसमें आ जाएगा और आपने इसकी बबल को फिल आउट कर देना है। बहुत आसान से एमसीक्यूज है, अगर आप इनको रीड आउट करें सोच समझ के। एमसीक्यू नंबर 10 आ जाता है,
गिटार बट माई ब्रदर प्लेड डैश पियानो। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी हिज, और आपने इसकी बबल को फिल आउट कर देना होता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 11 है। जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच डैश डाउन ऑन द कार। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। एमसीक्यूज नंबर 12 आपके पास आ जाता है अ लाई हैज नो लैग व्हिच फोनेटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ए प्रोपोजिशन पर्सोनिफिकेशन, और आपने इसकी बबल को फिल आउट कर देना होता है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 13 आ जाता है डैश इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल चूज अ सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है डी ऑल्सो, और आपने इसकी बबल को फिल आउट कर देना होता है। 14 एमसीक्यूज है, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है आई डैश माई मोबाइल फोन सिंस 2009 इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या करेक्ट है, तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ए हैव हैड। इसी टाइप के एमसीक्यूज आएंगे तो इनको आप लोगों ने सोच समझ के अच्छी तरह से सॉल्व आउट कर लेना। उसके बाद जितने भी आपके पास पास पेपर में एमसीक्यूज हैं उनको अच्छी तरह से कर लेना। लास्ट एमसीक्यूज है बच्चों आपके पास लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। इसका जो आपके पास पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी है मेटाफर। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट है, और इसका साफ आपको ऑप्शन भी पता चल रहा है। बहुत आसान से एमसीक्यूज हैं, जितने भी आपके पास पास पेपर है उन एमसीक्यूज को अच्छी तरह से कर लेना। फिलहाल की ग्रामर आप लोगों की सेम रहती है, बेशक बुक्स आप लोगों की चेंज होती जाए। अब बात करते हैं पैसेज राइटिंग के हवाले से कि पैसेज के क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे सॉल्व आउट करना होता है। इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। पैसेज राइटिंग में आप लोगों ने क्या होता है, जो भी आपके पास पैसेज है फर्स्टली बच्चों उसको रीड आउट करना है केयरफुली। जो भी मेन वर्ड्स आपको लग रहे हैं उसे हाईलाइट कर लेना है। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना होता है, क्वेश्चंस को चेकआउट नहीं करना कि क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं, इनको आप लोगों ने बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करना। फर्स्टली आपने फुल पैसेज को रीड आउट करना है। ठीक है, जो भी आपके पास टाइटल आपको समझ आ रहा है उसको नोट कर लेना आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस लाइन में ये वाली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी, इस तरह आपका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। फर्स्टली आप अगर क्वेश्चन पढ़ने लग जाएंगे फिर आप टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार ये कैसे ढूंढूंगा, यार ये कैसे ढूंढूंगा। तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, पहले पैराग्राफ को रीड आउट करना है, देन आपने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करना है। अब मैं आपको एक टॉपिक की कॉपी दिखाती हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने इस पैसेज राइटिंग को किस तरह अटेम्प्ट आउट करना होता है। तो ये देखें, फर्स्टली हम जाते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं, ये समरी लिखिए। समरी क्या होती है, जो भी आपको उस पैराग्राफ में समझ आया उसका निचोड़ क्या है, ठीक है, वो आप लोगों ने लिख देना होता है। अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये नहीं है कि उसी को उठा के दोबारा लिख लो, ऐसा हरगिज नहीं करना होता। आसान वर्डिंग मुझसे लिख दो, जितना भी आपको समझ आ रहा है लिख के लाजमी आना है। और उसके रिलेटेड जो भी आपको टाइटल समझ आ रहा है कि यहाँ इसमें ये चीज बताई गई है, वो आप लोगों ने लिख देना होता है। एक टाइटल का मार्क होता है, ठीक है, मार्क्स होते हैं, बाकी आपके पास क्या होता है, उस क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। अब ये देखो, इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट किया है, जो भी था इसने टू द पॉइंट लिखा है, और जो भी मेन वर्ड्स थे उसने उसे हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट कर लो या मार्कर के साथ लिख लो, इतना टाइम नहीं होता, जस्ट आपने लास्ट में उसे क्या करना था, हाईलाइट कर दें तो वेल एंड गुड है। इसी तरह अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम एज इट इज है, कोई इतना उसने नहीं लिखा हुआ कि बहुत ही पेजेस भरे हुए हो या लाइनें एक्स्ट्रा लगाई हुई हो, जस्ट आपने टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट लिखो, अगर 3 लाइनों का भी आंसर बन रहा है तो 3 लाइनों का लिखो। ये ना मत सोचो कि यार हमने इतनी ज्यादा लाइनें फिल आउट करनी है, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। टू द पॉइंट लिखो, जितना भी उसके रिलेटेड आपको समझ आ रहा है उतना लिख कर आओ। इसके बाद ये आपके पास जो वर्ड्स है उसके सिनोनिम्स से ये उसने लिखे हैं, और एक्स्ट्रा भी उसने अटेम्प्ट आउट किए हैं जो उससे समझ आ रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो साथ आपने एक्स्ट्रा लिखना होगा कि हाँ ये मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आउट किए हैं। अगर आपको डाउट होता है कि ये रॉन्ग है तो इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं स्टेंजा के रिलेटेड। देखो, स्टेंजा के रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास बुक्स में से भी पोएम आ जाती है और एक बाहर से भी आ जाती है। मोस्टली ऐसा होता है कि एक बाहर से आ जाती है, एक बुक से आ जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बुक्स को जितने भी आपके पास पोएम्स है उनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, और जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगते हैं स्टेंजा में से ये आ सकते हैं तो वो आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसने अटेम्प्ट आउट किया हुआ है जितने भी इसके पास मेन पॉइंट्स है, पर्सनिफिकेशन की एग्जांपल्स, ठीक है, इन चीज़ों की एग्जांपल वो लोग पूछते हैं तो उन स्टेंजा में आप लोगों ने देख लेनी है ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लो इसमें, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं इसमें इमेजिनरी के रिलेटेड कौन सी एग्जांपल्स है, पर्सोनिफिकेशन के रिलेटेड कौन सी एग्जांपल है, मेटाफर के रिलेटेड कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान से इनको सॉल्व आउट कर लेना है। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपने अपनी पोएम्स को अच्छी तरह से कर लेना है। अगर पोएम्स कर लोगे तो ये इजिली क्वेश्चंस अपने कर लोगे। इसलिए फर्स्टली आपने अपनी एमसीक्यूज फर्स्टली आपने अपने जितने भी पोएम्स हैं उनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है और उनको सोच समझ के समझना है।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड एक मेन पॉइंट आपको बताती हूँ, अगर आप उसको अपने माइंड में रखोगे तो इजीली इसे सॉल्व आउट कर पाओगे। जैसे आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, माय ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। एबिलिटी चेकआउट करनी है। इसमें जो आपके पास क्या आ जाएगा, अ ग्रैंड मदर 85 बट शी कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन यूज हो जाएगा। परमिशन के लिए आपके पास क्या यूज होता है, मे यूज होता है, तो यहाँ पे मे आ जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट के लिए आपके पास क्या यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए आपके पास कुड यूज होता है, यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद पॉसिबिलिटीज के लिए आपके पास क्या यूज होता है, तो यहाँ पे भी अगेन कुड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, फिफ्थ में आपके पास आ जाएगा मस्ट आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वन आपके पास है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, तो पॉसिबिलिटीज के लिए जो आपके पास यूज होता है वो आपके पास माइट यूज होता है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। जस्ट आपने फर्स्टली देखना है कि उन्होंने क्या आपसे पूछा हुआ है, एबिलिटी पूछी हुई है, रिक्वेस्ट पूछी हुई है, परमिशन मांग रहे हैं, पॉसिबिलिटी मांग रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे वर्ड यूज आउट करना है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, फर्स्टली स्टेटमेंट को रीड आउट करो, देन इस पे मूव आउट करो। उसके बाद बात करते हैं जो आपके पास एडवर्ब है, रीराइट करना है इन एडवर्ब को और अंडरलाइन करना है। एनी फोर आपने क्या करना है इसमें करना है। अब यहाँ पे जो आपके पास है ही सर्टेन टू कम, तो ये आपके पास क्या है, करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पुअर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्टेन है, तो यहाँ पे सर्टेनली आ जाएगा, एलवा आ जाएगा। पुअरली आ जाएगा एलवाई, यहाँ पे भी अटेंटली एलवा आ जाएगा और वाइजली आ जाएगा। कोई से आपने चार करना है, तो यहाँ पे एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एलवाई लगा देना है, इसकी स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पे एलवाई लगाना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं ये डू एज डायरेक्टेड। इसमें आप लोगों ने कोई से फोल्ड करने होते हैं। अगर आपको सेंटेंसेस अच्छी तरह से आते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से आपको कर लोगे। फर्स्टली इसके रिलेटेड अच्छी तरह से लेक्चर समझ के आ जाओ, अगर वो समझ लोगे तो देन ईजिली आप लोगों के हो जाएंगे। फर्स्टली उनको समझो, अगर वो नहीं समझोगे तो देन आपको ये आने नहीं वाले। इसलिए जाओ यूट्यूब पे कोई भी एक अच्छी सी वीडियो देख लो किसी भी लेक्चर की, तो वो आप फर्स्टली इसको समझ के आओ। अब बात करते हैं राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके बाद लेटर है। अब इनकी बात करते हैं। देखो ये आपके पास टॉपर की कॉपीज हैं, इसमें भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि उनको आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट आउट करना है। डू एज डायरेक्टेड भी मिल जाएंगे आप लोगों को कि वहाँ पे किस टाइप के आए हुए हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन देखो फर्स्टली आपके पास एग्जामिनेशन हॉल आ जाता है, सिटी ABC। उसके बाद सिटी का नाम नहीं लिखना होता, जस्ट आपने ABC लिखना होता है। उसके बाद जो आपके पास डेट है वो लिखनी है, एक लाइन आप लोगों ने छोड़ देनी है। देन आपने द प्रिंसिपल, स्कूल आपने DEF लिख दो। उसके बाद सिटी GHI, कोई भी सिटी का नाम नहीं लिखना होता, ABC में से कोई भी वर्ड आप लोगों ने लिखने होते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन क्या, किस पे आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, वो आप लोगों ने एक लाइन में उसे लिखना होता है। मोस्टली आप लोगों के पास एक ही लाइन में आता है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, उसे वन लाइन में ही कवर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने डियर सर मैम जो भी है, उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देना। जितना भी आपके पास ये पैटर्न होता है लेटर एप्लीकेशन का, उसके टोटल आपके पास 4 मार्क्स होते हैं। उसके बाद जितना आप लिखते हो उसके अलग से 4 मार्क्स होते हैं, इसलिए लाजमी लिख कर आना है। सोच समझ के जितना भी आपको रिलेटेड उसके समझ आता है उसके रिलेटेड आप लोगों ने लिख कर आना है। फर्स्टली आपने रिस्पेक्टफुली स्टार्ट करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके हवाले से बताना है। देन जितनी भी आपके कंप्लेन है या जो भी एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड आपने बताना है। लास्ट में थोड़ा उसका कंक्लूजन डाल दो और इस तरह के आप लोगों ने लिखना होता है। उसके बाद यूर सिंसियरली और XYZ। टोटल आपका जो पैटर्न है वो आपके पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने माइंड में रखना है कि जो आपके पास आपका पैटर्न है, जो आपके पास एप्लीकेशन का पैटर्न है वो आपके पास इस तरह का है। एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होती है, जो आप लिखना चाहो वो आप लोग लिख सकते हो। पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। ट्रेडिशनल डिवाइसेस का यूज आउट करना है, ठीक है, ये वाली ही है आपके पास, और एक आपके पास ये टॉपर की कॉपीज में ये वाली है। इनमें से जो आपको करनी है वो कर लो और इसको अच्छी तरह से करना है ताकि आपको अंदाजा हो सके और आपकी प्रैक्टिस की भी इसकी अच्छी तरह से हो जाएगी। मैं आपको इसके रिलेटेड एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 6 आ जाता है इसमें, जिसमें आप लोगों ने यूज आउट करना है। देखो आपके पास ऊपर वर्ड्स गिवन है, इनको आप लोगों ने इन ब्लैंक्स में यूज आउट करना होता है। फर्स्टली आप इस जितना भी आपके पास पैराग्राफ है इसको केयरफुली रीड आउट करो। जो भी आपको सेंटेंस लग रहे हैं कि हाँ यहाँ पे यूज आउट होने चाहिए, उसको आप लोगों ने यूज आउट करना स्टार्ट कर देना होता है। जैसे आई एम गेटिंग टू डिस्कस अ फ्यू रीजन बाय प्रैक्टिस इज important to mastering skills, firstly the only way to truly। अब यहाँ पे सेकेंडली तो आ नहीं जाता, फर्स्टली आएगा देन सेकेंडली आएगा, क्योंकि सेकेंडली अगर हम पहले लिख दें फिर फर्स्टली, तो फर्स्टली आपने पूरी स्टेटमेंट को रीड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे वर्ड लिखे जा सकते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि सीक्वेंस वाइज भी कभी कभार होते हैं और कभी कभार सीक्वेंस वाइज नहीं भी होते, इसलिए सोच समझ के करना है। ये ना हो कि अगर कोई बच्चा एक सीक्वेंस वाइज कर रहा हो तो आप भी वैसे करना शुरू कर दें, तो ऐसा हर किसी करना, सोच समझ के करना होता है। ऐसे राइटिंग का पैटर्न बताती हूँ, कैसे राइटिंग में आप
फुल मार्क्स कैसे ले सकते हो और कौन से पैटर्न है जिसको आप लोगों ने फॉलो आउट करना है। ऐसा जो मोस्टली होते हैं मीडिया के रिलेटेड आ जाता है, मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आ सकता है, इंग्लिश के रिलेटेड भी आ सकता है, जितने भी आजकल के टॉपिक्स चल रहे हैं उनके रिलेटेड आ सकता है। मोस्टली मीडिया के रिलेटेड होता है या मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे राइटिंग में फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हॉबी के रिलेटेड आ गया तो आपने फर्स्टली बताना होगा कि आपकी हॉबी है क्या। जो भी बच्चों मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है। उसके बाद देखो जिस तरह इस बच्चे ने कोटेशंस में लिखे हुए हैं इस तरह आप लोगों ने भी लिखने हैं, ठीक है। पॉइंटर में लिख दो, मार्कर में लिख दो। ये नहीं है कि आपका जो ऐसे होना चाहिए वो 3, 4, 5 पेजेस का होना चाहिए, ऐसे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखो जो आपका फुल कॉन्सेप्ट आउट कर रहा हो, ना ही ज़्यादा वो भरा भरा हो, कटिंग की भी हो। आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखो और अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करो, कोटेशंस यूज़ आउट करो। अगर आप इस तरह का पैटर्न फिल आउट करोगे तो आपको मार्क्स अच्छी तरह दिए जाएंगे। जिस बच्चे ने ये लिखा हुआ है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इसकी राइटिंग भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो और ये देख सकते हो जितने भी इसने मेन हेडिंग्स डाली हुई हैं, जैसे हम शेर वगैरह डालते हैं उर्दू में डालते हैं, इस तरह यहाँ पे भी उसने ऐड आउट किए और उसने कोटेशंस में ऐड किए हैं। इस तरह ही आप लोगों ने भी अपना पेपर अटेम्प्ट आउट करना है बच्चों। अगर आप इस तरह का पेपर अटेम्प्ट आउट करते हो और नीटनेस के साथ तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप भी 90s की लाइन में आ सकते हो। स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स भी आते हैं अगर उन्होंने ऐसे वर्ड्स लिए में हों, उसमें लिखा हो कि न्यू वर्ड्स हों और राइटिंग उनकी अच्छी हो, पेपर पैटर्न उनका अच्छा हो तो फेडरल बोर्ड मार्क्स देता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की राइटिंग इस्तेमाल करते हो, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है राइटिंग में। ऐसे राइटिंग अगर आप लिखते हो उसमें आप कितना अच्छा लिख सकते हो, लेटर राइटिंग में कैसे लिख सकते हो। जो इंग्लिश और उर्दू का बेस होता है, पेपर होता है, ये आप पर ही डिपेंड करता है कि इसमें आप कितनी अपनी स्किल्स को शो आउट कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी इन टॉपर्स की कॉपीज़ को चेकआउट करना है। मॉडल पेपर में से जितने भी MCQs हैं उनको तमाम को अच्छी तरह से सॉल्व आउट करना होता है। एक कोई भी मॉडल पेपर ले लो या कोई भी पास पेपर ले लो, उसको सॉल्व आउट करो, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपना पेपर कितने टाइम में इजीली कवर अप कर सकोगे। लेंथी पेपर होता है इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा टाइम सोचने समझने में नहीं लगाना, जितना आपको समझ आ रहा है वो करो। जितने भी क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहे उसे लास्ट के लिए छोड़ दो। बाकी बच्चों अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इसकी रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।